Alright guys, let's start. This is the introduction to economics. अब इसके अंदर we're going to be discussing about economics के अंदर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पार्ट we'll be discussing about paper format. पेपर फॉर्मेट क्या है हमारे पास? we've got पेपर वन में क्या होता है इकोनॉमिक्स ओ लेवल के अंदर? we have MCQs. कितने MCQs? we have 30 MCQs जो हमें सॉल्व करने हैं 45 मिनट्स के अंदर. then we have paper 2 we have section A. ये क्या होता है? डेटा रिस्पॉन्स. एक कहानी गिवन होती है कि इकोनॉमी ऐसी चल रही है, उसको सही कैसे करा जाए. So that's data response. Then we have section B. इसके अंदर हमारे पास होता है ऐसे questions. 4 में से 3 करना है. पहले कितने करने होते थे? 6 में से 3 करने होते थे. अब वैरायटी कम कर दी गई आपका. That's actually the paper format. Now if we talk about micro, अगर आप क्या कहते हैं ब्रायन टेटली बुक फॉलो कर रहे हैं तो 1 से लेके 1 2 3 4 चैप्टर जो हैं ये चैप्टर्स हैं. दिस इज फ्रॉम माइक्रो. एंड इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो 5 6 7 8 तो आप देख रहे हैं यानी ये चैप्टर्स जो हैं माइक्रो मैक्रो. दैट मींस द सिलेबस इज 50% डिवाइडेड इनटू माइक्रो, 50% डिवाइडेड इनटू मैक्रो. सही है, ये इस तरह से कहते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है? इकोनॉमिक्स ओ इकोनॉमिया. सही है, ओ इकोनॉमिया. सही है, ओ इकोनॉमिया बेसिकली क्या है? ग्रीक वर्ड है. सही है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है हाउस होल्ड चीजें मैनेज करना. सही है, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स में ये कन्वर्ट हुआ. ये वर्ड यहाँ से आया, ग्रीक वर्ड. देखिए हम इतनी इसके स्क्रैच से हमने स्टार्ट करें. अब नाउ लेट्स स्टार्ट टू स्पीड अप. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं. यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले I'm going to talk about economic agents. Who are economic agents? Economic agents कौन होते हैं? जो कंट्री को रन करते हैं, कंट्री को चलाते हैं. These are economic agents जिनकी वजह से कंट्री चलती है. सही. Economic agents कौन है? Economic agents are group of people that influences the economy. कौन कौन से होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट्स? हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट होता है इंडिविजुअल. सही है, जैसे मैं आई एम एन इंडिविजुअल. सही है, मैं भी एक इकोनॉमिक एजेंट. हम एक और नाम से भी बोला जा सकता है हाउस होल्ड. सही, हम चीज़ें खरीदते हैं. किससे खरीदते हैं चीज़ें? फर्म से. तो नंबर 2, फर्म भी एक इकोनॉमिक एजेंट है. सही है, फर्म, क्योंकि फर्म प्रोड्यूस करता है. नंबर 3, गवर्नमेंट. 3 इकोनॉमिक एजेंट होते हैं. सही है, इंडिविजुअल. सही है, मैं चीज़ें खरीदता हूँ. सही है, हम सारे लोग, आप लोग सारे चीज़ें खरीदते हैं किससे? फर्म से. फर्म को प्रॉफिट मिलता है, टैक्स किसको मिलता है? गवर्नमेंट को. हम 3 की वजह से इकोनॉमी चलती है. जैसे राइट नाउ आजकल बिजनेस कॉन्फिडेंस कम है. बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से क्या है? इंडिविजुअल्स चीजें कम खरीद रहे हैं. इंडिविजुअल चीजें कम खरीद रहे हैं, फर्म की सेल कम हो रही है, फर्म का प्रॉफिट कम बन रहा है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम आ रहे हैं. तो पूरी इकोनॉमी हम 3 की वजह से चलती है. हम ज्यादा खरीदेंगे, फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, मुल्क की आउटपुट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. उल्टा भी कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस ज्यादा चार्ज कर दिए, फर्म ज्यादा सेल नहीं कर पाएगा, अपनी चीजें ज्यादा सेल नहीं करेगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर पाएगा. सो हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स? इंडिविजुअल. देयर 3: इंडिविजुअल, फर्म एंड द गवर्नमेंट. दीज आर इकोनॉमिक एजेंट्स जो इकोनॉमी को रन करते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्टर्स, what are the sectors that we have? There's something known as private sector. What is a private sector? जो प्राइवेट सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिसको ओन करते हैं. सही है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग. सही है, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ाना. हम लोग एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं? ज़्यादातर हम लेबर को निकालते हैं, मशीन्स रखते हैं उनकी जगह पे. क्योंकि नोटिस करो, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी
तो कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। जब आप एफिशिएंट हो जाएंगे, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, दूसरा ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी है। वो दूसरा ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के आपको वापस पहले वाले ऑब्जेक्टिव पे ले आता है, प्रॉफिट बढ़ाने पे। See, what are example of businesses in the private sector? Nokia, Nike, Samsung, these are businesses in the private sector. So private sector basically क्या है? Is a sector in which businesses are owned by private individuals. So ये private individuals. Main objective क्या है इनका? Main objective. The main objective of private sector firm is profit making. Secondary objective. This is also very important because हम privatization, nationalization पे बात करते हैं, यहाँ से information उठती है। Secondary objective, इनका दूसरा objective क्या होता है? Efficiency बढ़ाना, EFF, efficiency. Example इसका क्या है businesses का? If we talk about examples, इसका एग्जाम्पल बिजनेस का जो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसेस हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है शेल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मैकडॉनल्ड्स। सो ये पाकिस्तानी ब्रांड गुल अहमद एटसेट्रा, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, सो ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय द स्टेट। पब्लिक सेक्टर इज अ सेक्टर इन विच organizations are owned and owned by government. So ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का है सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि हर किसी के घर पे सर्विस पहुंचे। सही है, हर किसी के घर पे लाइट आए, हर किसी के घर पे पानी आए। सर्विसेज या वेलफेयर भी बोला जा सकता है। सही है, वेलफेयर, लोगों का भला। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं? डू दे यूज लेबर इंटेंसिव मेथड और डू दे यूज कैपिटल इंटेंसिव मेथड? दे मेक यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव मेथड, उससे जॉब क्रिएट होती है। कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव होता है मशीनें यूज करना। लेबर इंटेंसिव का मतलब है लेबर ज्यादा यूज करना। अगर एक लेट्स सपोज एक मशीन है जो 300 लोगों का काम कर सकती है और यहाँ 300 लोग खड़े हैं, गवर्नमेंट 300 लोगों को पिक करेगी काम करवाने के लिए रादर देन द मशीन, बिकॉज़ इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे पाकिस्तान रेलवे। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? पाकिस्तान रेलवे के अलावा इसका एग्जाम्पल होगा स्वी गैस एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास फर्म्स हैं। अब नाउ वी टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं हमारे पास प्रोडक्शन के? सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर वर्ड भी लिखा होता है अक्सर, प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है? वो सेक्टर विच इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जमीन से चीजें निकालना उनका ऑब्जेक्टिव होता है। सही है, यानी कि मिसाल के तौर पे फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग, जमीन से चीजें निकालना, एक्सट्रैक्शन की वर्ड है इसका। सही है, प्राइमरी सेक्टर इज अ सेक्टर विच इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखिएगा इसका की वर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग, etc and so on. सही है। अच्छा, then we talk about secondary sector कौन सा होता है? is a sector which is involved in manufacturing or processing of input into output. मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा, यानी कि इसका कीवर्ड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग slash processing of input into output. अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल क्या है? कार मैन्युफैक्चरर, जिसके आगे मैन्युफैक्चरर लग रहा है, कार मैन्युफैक्चरर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। सही है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या है? सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनपुट को आउटपुट में क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 3 इज टर्शरी।
What do we mean by tertiary sector? Involved in what? Providing services. सही है. What kind of services? A, B, C, I, W, T. इसका मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज करना, बैंकिंग, सही है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट. सो ये बेसिकली हमारे पास स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अब मेरा एक क्वेश्चन है, किस कंट्री में प्राइमरी सेक्टर नहीं होता? सही है, अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर डेवलप कंट्री में प्राइमरी सेक्टर नहीं होता क्योंकि उनके पास सेकेंडरी और मेनली टर्शरी होता है सबसे ज्यादा. गलत. हर कंट्री में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. हाँ, किस कंट्री में प्राइमरी सेक्टर कम होता है? डेवलप कंट्री में, क्योंकि वो टर्शरी से आउटपुट ज्यादा क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी से कम करते हैं. अंडर डेवलप कंट्री में प्राइमरी सेक्टर से आउटपुट ज्यादा क्रिएट होती है, सेकेंडरी से थोड़ी कम, टर्शरी से बहुत कम. सही है, ये सेक्टर्स है. अब एक चीज है, मिसाल के तौर पे एक वुडन दरवाजा, जैसे मिसाल के तौर पे ये दरवाजा लगा है, ये कैसे आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी दरख्त कटा, एक्सट्रैक्शन भी, सही है, प्राइमरी. सेकेंडरी फर्नीचर वाले ने उसको बनाया. टर्शरी दुकान के अंदर बिक रहा है, सही है, सर्विसेज दे रहे हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स पासेस फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी टू टर्शरी. अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे रिसेशन. रिसेशन क्या होता है? देखो, रिसेशन एक ऐसा फेज है इकोनॉमी में जब इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय इकोनॉमी डाउन जाती है. सही है, यानी कि इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी गोइंग अप इट्स गोइंग डाउन. दैट्स इकोनॉमिक रिसेशन. कंट्री के अंदर रिसेशन आ गया. रिसेशन कैसे आएगा कंट्री के अंदर? जब कंट्री ज्यादा आउटपुट क्रिएट करेगी या जब कंट्री कम आउटपुट क्रिएट करेगी. कम आउटपुट बनाएगी तो ही रिसेशन आएगा, क्योंकि ज्यादा आउटपुट क्रिएट करेगी. कंट्री की नेशनल आउटपुट जब ज्यादा बनेगी तो जीडीपी ज्यादा होगा. जीडीपी ज्यादा होने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी. तो रिसेशन जब आता है कंट्री में, आउटपुट कम हो रही होती है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है, जॉब्स कम हो रही होती हैं, क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे आजकल चीज़ों की ज़रूरत कम है, कंट्री रिसेशन में. कोविड ने कितना अफेक्ट कर दिया है? इकोनॉमी रिसेशन में. रिसेशन की वजह से क्या है? कम लोगों की ज़रूरत है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि कम चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. Are we clear with the idea? तो रिसेशन बेसिकली क्या है? रिसेशन इज अ फेज in the economic cycle in which the amount of economic activities in the economy decreases. Economic activity कम हो जाती है, decrease हो जाती है. सही है, which leads to a decrease in national output. मुल्क की आउटपुट कम होती है, यानी कि इसका मतलब क्या है? जीडीपी कम होता है जब रिसेशन होता है. See, no economy wants to have a recession. Are we getting it? Because it creates a lot of problem for them. तो recession features क्या है? Now features of recession. क्या features है recession में? होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है? डिमांड डेफिसिट. इसका मतलब क्या है? डिमांड डेफिसिट, लेस डिमांड, बहुत कम डिमांड होती है चीज़ों की, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा क्या होता है? लेस डिमांड फॉर लेबर. लेबर की डिमांड कम होती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. तीसरी चीज लेस नेशनल आउटपुट. मुल्क की आउटपुट कम होती है, यानी कि जीडीपी कम होता है. अच्छा, फिर इसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. कंज्यूमर खर्च नहीं करेगा तो बिजनेस भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हुआ तो बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होगा. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिक्रीजेस. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा तो साथ ही साथ, मैं इसी के साथ देख रहा हूं, बिजनेस कॉन्फिडेंस भी कम होगा. बिजनेसमैन भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, क्योंकि बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट कब होगा? जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंट होगा. चीजें खरीदेगा तो बिजनेस इन्वेस्ट करेगा उसके लिए. सही है, तो बिजनेस कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. बिजनेस कॉन्फिडेंस जब कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट ओवरऑल कम हो जाती है कंट्री के अंदर. और क्या एक फीचर होगा जब कंट्री में रिसेशन आएगा? इसमें क्या होगा? लेस टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू कम होगा, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा?
क्या कहते हैं रिजर्व्स कम हो जाएंगे कंट्री के। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चेन बनाना। अच्छा, अब ये अगर हम बात करें व्हाट कैन कॉज रिसेशन इन एन इकॉनमी, क्या ऐसी चीज़ है जो एक इकॉनमी में रिसेशन क्रिएट कर सकती है? सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आ गया, पूरी इकॉनमी में प्रोडक्शन कम हो गई, सही है। दूसरा, इसके बाद वॉर हो गई कंट्री के अंदर। तीसरा, रिसेशन इन अदर कंट्रीज, गोरों की कंट्री में रिसेशन आ गया, वो हमसे ज़्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे। 3 और 4 जो है मिलता जुलता पॉइंट, आप उसको एक भी कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1 डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, आपके एक्सपोर्ट कम हो गए तो आपकी कंट्री एक्सपोर्ट से आप रिसेशन में कैसे जाओगे? डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, इकॉनमी रिसेशन में जा रही है। और क्या चीज़ है जो रिसेशन में जा सकती है? हाई टैक्सेस, बहुत टैक्स लगा दिया, प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है, सही है, इसकी वजह से इकॉनमी रिसेशन में जाएगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज how to recover an economy from recession। एक इकॉनमी को रिसेशन से कैसे निकाला जाए, क्या ऐसे करा जाए कि कंट्री रिसेशन से बाहर आ जाए? सबसे पहली चीज, हम इंटरेस्ट रेट कम करें। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोग पैसे बैंक में नहीं रखेंगे, पैसे बैंक में नहीं रख रहे तो वही पैसों को खर्च करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, पैसे बैंक में रखते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। और सही, जब इंटरेस्ट रेट ही कम हो गया तो लोग कहेंगे छोड़ो यार बैंक में रखने का फायदा क्या, पैसे खर्च करो। जब पैसे खर्च करेंगे चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्री की सेल बढ़ेगी, फैक्ट्री ज़्यादा लेबर हायर करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? मुल्क की नेशनल आउटपुट बढ़ेगी। नेशनल आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या है? जीडीपी बढ़ेगा। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट आपने कम कर दिया। फिर इसके बाद आपने सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दिए अपनी जेब से। तीसरी चीज़, रिसेशन से निकलने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। चौथी चीज़, कंट्री के अंदर सब्सिडी दी गई, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है। पांचवी चीज़, गवर्नमेंट ऐसे क्या कर सकती है जिससे टैक्सेस कम कर दिए, इससे हम रिसेशन से बाहर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ है? व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट रेट? जब मैं सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट से कि व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट रेट, अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर ये अमाउंट है जो ऊपर दिया जाता है। ऊपर किस चीज़ पे दिया जाता है? इंटरेस्ट रेट की मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है, आधी है। क्योंकि डेफिनेशन सही नहीं है इसलिए क्योंकि ये आधी है डेफिनेशन। इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बात सही है, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। भाई अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं 1 लाख रुपए, उसने कहा 10% ऊपर देंगे, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो 1,10,000 करके वापस करेंगे आप, सही है। तो इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मैं पैसे उधार ले रहा हूं आप लोगों से, तो इंटरेस्ट रेट मेरी तरफ से क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, सही है। लेकिन ये आधी डेफिनेशन है, आप उधार दे रहे हैं मुझे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है या रिवॉर्ड है? रिवॉर्ड। तो इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द रिवॉर्ड ऑन लेंडिंग, सही है। तो ये दो मिलकर एक डेफिनेशन बनती है, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द रिवॉर्ड ऑन लेंडिंग। क्योंकि कोई ना कोई बोरो कर रहा होगा, कोई ना कोई लेंड कर रहा होगा। तो इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द रिवॉर्ड ऑन लेंडिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या? इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट of borrowing or the reward on lending, सही है। तो ये इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आप लोग बताएं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई बैंक में रखो पैसे, 1 लाख रुपए की जगह 1,80,000 बन के मिलेगा, 80% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जब सेविंग ज्यादा करेंगे तो आप लोग उस वक्त जब सेव कर रहे होंगे स्पेंड ज्यादा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि सारे पैसे तो बैंक में रखे हुए, स्पेंडिंग कम होगी। स्पेंडिंग कम होगी तो क्या होगा? डिमांड फॉर GNS का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी। जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड, एक मिनट, स्पेंडिंग कम होगी, सॉरी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी। ये सारे पैसे आपने बैंक में रखे हैं, स्पेंड कम कर रहे हैं, चीजों की आप डिमांड कम कर रहे हैं। जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इन इकोनॉमी
कम होगी। प्रोडक्शन इन इकोनॉमी कम होगी तो क्या होगा, नेशनल आउटपुट कम होगा। तुम लोगों की समझ में आता जा रहा है, नेशनल आउटपुट कम होगा तो जीडीपी कम होगा। जीडीपी कम होने का मतलब क्या है, रिसेशन इन द इकोनॉमी। रिसेशन इन द इकोनॉमी का मतलब क्या है, उल्टा ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, कम करोगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर चीज उल्टी होती जाएगी। इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया तो कोई पैसे बैंक में नहीं रखेगा, जब पैसे बैंक में नहीं रखेगा खर्च करेगा, चीजों की डिमांड करेगा, फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि फैक्ट्री उन चीज़ों की जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उनके लिए प्रोडक्शन करेगी, मुल्क की नेशनल आउटपुट बढ़ेगी, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपको चेनिंग समझ में आ रही होगी क्योंकि काफ़ी अरसे से आपके कॉन्सेप्ट पे डस्ट लगी हुई, इसलिए आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैकेनिज्म चल किस तरह से है। अब इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं कितने पैसे, सही है। अगर मैं बोलूं मैं एधी में पैसे लगा रहा हूं, चीपा में पैसे लगा रहा हूं, इज दैट इन्वेस्टमेंट? नो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कहीं पैसे लगाना एंड एक्सपेक्ट करना कि आपको कहीं से फाइनेंशियल पैसे का रिटर्न मिलेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। चीपा में पैसे लगाना is not investment because you're not getting any monetary reward in return. However, you're getting a lot of good work that you're doing, but क्या कहते हैं उसमें monetary reward नहीं है। Investment है कहीं पैसे लगाना, shares में पैसे लगाना, फैक्ट्री खोलना, ये investment है, सही है। तो investment is when resources are placed in a business venture in expectation for a financial return, पैसे के रिटर्न के लिए, सही। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा पहले तो एक बात याद रखें, इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, दो इन्वेस्टमेंट होती है, LI लोकल इन्वेस्टमेंट, जैसे गुल अहमद हो गया, OPTP पाकिस्तानी ब्रांड है, सही है, लोकल इन्वेस्टमेंट है। देन कम्स FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो सबसे पहली चीज क्या होगी, जब कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मशीन को चलाने के लिए लेबर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर कंट्री के अंदर क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तो क्या होगा, नेशनल आउटपुट बढ़ेगी, नेशनल आउटपुट बढ़ेगी तो क्या होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ेगा। तुम लोगों को चेन समझ में आ रही है, जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसीलिए और गवर्नमेंट के पास टैक्स रेट, टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है, इसलिए हर कंट्री चाहती है कि इन्वेस्टमेंट कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, अब हम बात करें हॉट मनी, इसका मतलब क्या होता है, हॉट मनी, दिस इज नॉट अ स्लैंग, ये नहीं कि इंस्टाग्राम से मैंने वर्ड या स्नैप से उठा के लगा दिया, इट्स एक्चुअली प्रॉपर इकोनॉमिक्स वर्ड, हॉट मनी, सही है। हॉट मनी का मतलब क्या है, जब आपकी कंट्री में पैसे आ रहे हो, क्यों आ रहे हैं पहले सुने। अगर अभी एक चीज देखें, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 10% है, DXB दुबई यानी कि उसमें भी 10% इंटरेस्ट रेट है। दुबई का शेख पैसे दुबई के बैंक में रखे या पाकिस्तान के बैंक में रखे, साल के एंड में 10% बढ़ के मिलेगा, सही है। अब वो कहीं भी पैसे रख सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 70% पे चला गया तो वो क्या करेगा, पैसे दुबई के बैंक में रखेगा या पाकिस्तानी बैंक में रखेगा, पाकिस्तानी बैंक में रखेगा क्योंकि दुबई में सिर्फ 10% ऊपर मिलेगा, पाकिस्तान में 70% ऊपर मिलेगा, सही है। तो 70% जब ऊपर मिलेगा तो ये, अब वो पैसे दुबई में नहीं रखेगा, तो ये जो पैसे अपने वो दुबई से निकाल के पाकिस्तानी बैंक में रख रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में, इसको बोलते हैं हॉट मनी इनफ्लो, जो पैसे आ रहे होते हैं कंट्री के अंदर। तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारे पास हॉट मनी इनफ्लो बढ़ जाता है। तो हॉट मनी बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इनफ्लोज इन एन इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि कंट्री के अंदर जो पैसे आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से।
नाउ व्हाट डज द वर्ड जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जो कंट्री ने अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो टोटल आउटपुट, थोड़ा सा इसको पीछे कर देती, तो जीडीपी इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली in an economy in 1 year's time period. एक साल में कंट्री ने जो आउटपुट बनाई है, चाहे कंट्री ने गुलाम वालों ने बनाई हो, चाहे मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान की जीडीपी का पार्ट है, बना पाकिस्तान में, जो चीज़ पाकिस्तान में बनी है पाकिस्तान के जीडीपी का पार्ट है। डीरेगुलेशंस क्या होते हैं? डीरेगुलेशंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ाना या कम करना। रूल्स एंड रेगुलेशन जब कम करोगे, जैसे पाकिस्तान में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, दुबई में है। अगर आप एक ट्यूशन सेंटर खोल लें, दुबई में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, पार्किंग होनी चाहिए, इतना दूर होना चाहिए कि कोई बच्चे को ट्रैफिक से कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है। अच्छा, फिर इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप कहीं फैक्ट्री लगाना, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। बाहर ये है कि आपको उस एरिया में फार्म तो नहीं है, उस एरिया में पोल्यूशन लेवल की लिमिट दी है, तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उतनी ही इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाती है। जितनी रूल्स एंड रेगुलेशन कम होते हैं उतनी ही इन्वेस्टमेंट आसान हो जाती है। तो जितने डीरेगुलेशन इज व्हाट? डीरेगुलेशन इज डिक्रीजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस to encourage business investment. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है डीरेगुलेशन से। हाँ, रेगुलेशन से इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो कंट्री का रिलेटिवली कम हो जाता है। सही। अच्छा, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, हर कंट्री का याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स के, ऑब्जेक्टिव का इस वर्ड का और नाम क्या है? एम्स। इसके और सिनोनिम्स क्या है? एम्स, गोल्स and targets. अच्छा, they can ask you this particular heading with the name economic objectives. They can ask you this particular heading with the name economic aims. They can ask you this particular heading with the name economic goals, economic targets. They all mean the same thing. So ये नाम हमने सिर्फ इस नाम से पढ़ा और पता चले economic aims के नाम से आ गया, हमने economic objective के नाम से पढ़ा है, पता चला आपने क्वेश्चन छोड़ के आ गए। So you should know the other names of one particular thing. हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। हर कंट्री का ख्वाब है महंगाई कम करना। सही है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सही है। उससे लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाता है क्योंकि आप 5,000 के नोट से कम चीज़ें खरीद पाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर कंट्री का? टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी कम करना हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है, इनकी जॉब्स क्रिएट करना, क्योंकि यही लोग जिनको एम्प्लॉय करेंगे दे वुड बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अस। इसी तरह से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा हमारा। नंबर 3, टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा ऑब्जेक्टिव हर कंट्री का ख्वाब है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करें, इकॉनमी को ग्रो कैसे करवाएं। इकॉनमी ग्रो कैसे होगी? जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी कैसे बढ़ेगा? कोई एक चीज़ पिक कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। डीरेगुलेशन कर दो या फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दो, टैक्सेस कम कर दो। सही है। ये सारी चीज़ों से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर 4, टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? गलत डेफिनेशन बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही डेफिनेशन बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। डिफरेंस तो कलर का भी हो सकता है, डिफरेंस चीज़ों का भी हो सकता है। प्राइमरी चीज़ हम बेचते हैं, सेकेंडरी करके इम्पोर्ट करते हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट्स नॉट द डेफिनेशन। एक वर्ड मिसिंग था इस डेफिनेशन में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। 10,000 का एक्सपोर्ट करा, 2,000 का इंपोर्ट करा, 8,000 से बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में। सही है। तो हर कंट्री चाहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो, इफ नॉट सरप्लस एटलीस्ट इक्विलिब्रियम पे हो। यहाँ डेफिसिट कम होता है जिन कंट्रीज का, पाकिस्तान का डेफिसिट बहुत है। अच्छा, फिर इसके बाद टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट।
हर कंट्री का ख्वाब होता है कि वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करे, वो कंट्रोल में बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, एक कंट्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर। जैसे $1 इज इक्विवेलेंट टू 167.5, कल रात का रेट है ये, सही है। तो 167.5 रुपीज जमा करोगे तो $1 आएगा, सही है। तो ये एक्सचेंज रेट है। दुनिया की हाईएस्ट इन्फ्लेशन किस कंट्री में? जिम्बाब्वे में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द हाईएस्ट, सीरिया लियोन एक कंट्री बहुत गरीब है, अफ्रीकन कंट्री है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है? कतर में वन ऑफ द हाईएस्ट थी एक ज़माने में 8%, सही। इवन इंडिया में एक ज़माने में 6%, 6% बहुत हाई माना जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस ज़्यादातर किस कंट्री का है? चाइना का अक्सर सरप्लस में होता है। एक्सचेंज रेट, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? आपके ध्यान में डॉलर आ रहा होगा, पाउंड आ रहा होगा, यूरो आ रहा होगा, नहीं, कुवैती दीनार। About 500 rupees buys one Kuwaiti dinar, so they're this strong. अभी करेंगे तो ये हर कंट्री का ख्वाब है ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना, और एक ऑब्जेक्टिव हाथ से जाता है, मिसाल के तौर पर ये, तो बाकी ऑब्जेक्टिव भी हाथ से जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाते हो तो दूसरा ऑब्जेक्टिव डिस्टर्ब हो जाता है। अभी गेटिंग आइडिया, हम लोग यहाँ इसको एंड कर रहे हैं, अब यहाँ से इसको क्या कहते हैं हम स्टार्ट करेंगे आगे। अभी क्लियर विद दिस, रोक दें।